वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम पीबी शाली की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द क्लाउड। ये पोइम 1819 में लिखी गई और 1820 में प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश हुई। ये टोटल 6 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट स्टेंजा 12 लाइंस पर कंसिस्टेड है, सेकंड 18 लाइंस पर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों स्टेंजाज 14 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं और लास्ट स्टेंजा 12 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 84। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। इस पोइम में क्लाउड यानी बादल खुद बयान करता है। बादल कहता है, आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स, मैं ताज़ा बौछार लाता हूँ, पानी की ताज़ा बौछार लाता हूँ। फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स, प्यासे फूलों के लिए, यानी वो फूल जो प्यासे होते हैं या खुश्क हो चुके होते हैं, मैं उनके लिए ताज़ा पानी की बौछार लाता हूँ, ताज़ा पानी लाता हूँ। फ्रॉम द सीज़, समुद्रों से, एंड स्ट्रीम्स और नदियों से, यानी समुद्रों और नदियों का जो पानी है वो इवेपोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है और फिर वो फूलों पर बरसता है। आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स, मैं पत्तों के लिए साया लाता हूँ और रोशनी लाता हूँ। व्हेन लेड इन देयर नून डे ड्रीम्स, जब वो अपने दिन भर के ख्वाब देख रहे होते हैं, यानी जब पत्ते अपने ख्वाब देख रहे होते हैं तो मैं उनके लिए अब साया बनकर आ जाता हूँ, उनके लिए साया लेकर आता हूँ। फ्रॉम माई विंग्स, मेरे परों से, आर शेकन द ड्यूज़, वो शबनम के कतरे गिरते हैं। दैट वेकन द स्वीट बर्ड्स एवरीवन, और वो जो छोटे छोटे फूल हैं, छोटी छोटी खूबसूरत कॉम्पले हैं, उनको बेदार कर देते हैं। व्हेन रोक टू रेस्ट ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट, वो छोटे छोटे फूल जो कि अपनी माँ के सीने के साथ चिपके हुए आराम कर रहे होते हैं, यानी फूलों की माँ ज़मीन है, वो ज़मीन के अंदर चिपके होते हैं और जो उनकी माँ यानी ज़मीन है, एज़ शी डांसेस अबाउट द सन, वो सूरज के गिर्द रक्स करती है, यानी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, गर्दिश करती है। आई वील्ड, मैं कंट्रोल करता हूँ, द फ्लेल, एक छड़ी के साथ, एक स्टिक के साथ, ऑफ द लैशिंग हेल, हेल यानी ओले, मैं जो ओले पड़ते हैं, बर्फ़बारी होती है, उनको एक छड़ी के साथ, एक चाबक की मदद से, एक हंटर की मदद से कंट्रोल करता हूँ। एंड वाइटन द ग्रीन प्लेन्स, और जो सरसब्ज़ व शादाब खेत होते हैं, मैदान होते हैं अंडर नीचे, और जो नीचे सरसब्ज़ व शादाब खेत होते हैं और मैदान होते हैं, मैं उनको सफ़ेद कर देता हूँ, यानी ओले पड़ने की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से वो तमाम खेत सफ़ेद हो जाते हैं। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा से, आई डिज़ोल्व इट इन रेन, मैं फिर दोबारा से उस बर्फ़ को बारिश में तब्दील कर देता हूँ, यानी जब वो ओले पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है तो वो दोबारा बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंड लाफ एज़ आई पास इन थंडर, और जैसे ही मैं थंडर यानी तूफ़ान के पास से गुज़रता हूँ तो मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। आई सिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स बिलो, जितने भी नीचे पहाड़ हैं मैं उन पर बर्फ़ को छान कर बिखेर देता हूँ, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है। एंड देयर ग्रेट पाइन्स ग्रोन अगास्ट, और जो पाइन के दरख्त हैं जब मैं गरजता हूँ तो वो सहम जाते हैं, वो कराहना शुरू कर देते हैं। एंड ऑल द नाइट, और सारी रात, टिस माई पिलो वाइट, ये मेरे सफ़ेद तकिए का काम करते हैं, यानी मैं अपने नीचे हर चीज़ को सफ़ेद कर देता हूँ और रात के वक़्त उस पर आराम करता हूँ। वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट यानी स्टॉर्म, तूफ़ान, मैं तूफ़ान के बाहों में रात के वक़्त आराम करता हूँ, सो जाता हूँ। सबलाइम ऑन द टावर्स ऑफ माई स्काई बॉवर्स, मेरा आसमान के ऊपर बसेरा है, मेरा जो घर है, मेरा जो इशरत कदा है, मेरा जो काशाना है, घर है, वो आसमान के बुलंद सतूनों के ऊपर है और वो बहुत ही सबलाइम है, बहुत ही शानदार है। लाइटनिंग माई पायलट सिट्स, और उसके ऊपर मेरा पायलट बैठता है, मेरा ड्राइवर बैठता है, और वो कौन है? वो लाइटनिंग है, यानी आसमानी बिजली है। इन अ कावेंट, एक गार में, अंडर इज़ फैटेड द थंडर, फैटेड यानी उसे बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है,
चेन में जकड़ दिया जाता है थंडर यानी आसमानी बिजली को। जो आसमानी बिजली की कड़क है उसे नीचे गार में जकड़ दिया गया है, यानी जो निचले बादल होते हैं वो स्याह रंग के होते हैं, उनको गारों से तशबीह दी गई है और उनके अंदर आसमानी बिजली होती है जो कि चमकती है। इट स्ट्रगल्स एंड हाउल्स एट फिट्स, ये आसमानी बिजली कोशिश करती है और धाड़ती है, और ऐसे धाड़ती है जैसे किसी को फिट्स पड़ रहे हों, दौरे पड़ रहे हों, यानी वक्फे वक्फे के साथ ये धाड़ती है। ओवर अर्थ एंड ओशन, ज़मीन पर और समुद्रों पर, विद जेंटल मोशन, बड़ी आहिस्तगी से हरकत करते हुए। दिस पायलट इज़ गाइडिंग मी, ये जो मेरा पायलट है यानी ये जो बिजली है ये मुझे गाइड करती है, मेरी रहनुमाई करती है। ल्योर्ड बाय द लव ऑफ जनाई दैट मूव, और ये जनाई जो कि पानी की देवी है वो उसके प्यार में मुब्तला हो जाती है और उसे वरगलाती है। मूव इन द डेप्थ्स ऑफ द पर्पल सी, और ये जामनी रंग के समुद्रों की गहराइयों में होती है, यानी जहाँ जहाँ भी पानी होगा वहाँ पर ये बिजली जाएगी, वहाँ पर से एवेपोरेट होकर पानी ऊपर आएगा और बारिश की शक्ल में बरसेगा। ओवर द रिल्स, नदियों पर, एंड द क्रैग्स, और नोकदार पहाड़ों पर, एंड द हिल्स, और चट्टानों पर, ओवर द लेक्स एंड द प्लेन्स, झीलों और मैदानों में, हर जगह पानी बरसता है। व्हेनेवर ही ड्रीम, जब भी वो ख्वाब देखता है। अंडर माउंटेन और स्ट्रीम, किसी पहाड़ के नीचे या नदी के नीचे। द स्पिरिट ही लव्स, वो रूह जिससे ये प्यार करता है। रिमेन्स, वो इसके साथ ही रहता है। यानी जो आसमानी बिजली है वो पानी की देवी के साथ हर जगह रहती है, जहाँ जहाँ भी पानी होगा वहाँ वहाँ ये जाती है और पानी को इकट्ठा करके ऊपर लाती है, जिससे बादल बनते हैं और बरसते हैं। एंड आई, और मैं, ऑल द वाइट बास्क इन हेवन ब्लू स्माइल, और मैं हमेशा नीले आसमानों में सफ़ेद चादर ओढ़े हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। वाइल्स्ट ही इज़ डिज़ॉल्विंग इन रेन, जबकि जो आसमानी बिजली है वो बारिश में तब्दील हो जाती है, बारिश में ख़त्म हो जाती है। द सैंग्विन सनराइज़, सुर्ख रंग का तुलुए आफ्ताब, सूरज का तुलू होना। विद हिज मैट्योर आइज़, और जब सूरज तुलू होता है इसकी अपनी रंगत भी सुर्ख होती है और इसकी आँखें भी एक शहाब साकिब की तरह सुर्ख रंग की दिखाई देती हैं, एक टूटे हुए तारे की तरह सुर्ख रंग की दिखाई देती हैं। एंड हिज बर्निंग प्ल्यूम्स, और इसके जो जलते हुए पर हैं, आउट स्प्रेड, वो इर्द गिर्द फैले होते हैं, यानी सूरज ने अपनी किरणें फैलाई होती हैं। लीप्स ऑन द बैक ऑफ माई सेलिंग रैक, जब मैं आसमानों पर तैर रहा होता हूँ तो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज के जो पर हैं वो मेरी पुश्त पर छलांग लगाते हैं। व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स डेड, जब सुबह का सितारा बिल्कुल मद्धम हो जाता है, यानी वेनस बिल्कुल मद्धम हो जाता है। एज ऑन द जैग ऑफ आ माउंटेन क्रैग, और जब वो पहाड़ की ऊपर वाली नोकदार चोटी पर आता है। विच एन अर्थक्वेक रॉक्स एंड स्विंग्स, तो फिर ये अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की वजह से झूलना शुरू कर देता है, यानी जो पहाड़ों की ऊपर वाली चोटियां हैं ये ज़लज़ले की वजह से थर्रा जाती हैं। वो ज़लज़ला वही होता है जो उस तूफ़ान की वजह से आता है जो कि मैं लाता हूँ, यानी मैं जो तूफ़ान लाता हूँ उसकी वजह से तमाम पहाड़ थर्रा जाते हैं। एन ईगल लिट, एक ईगल यानी एक अकाब नीचे उतरता है। वन मोमेंट, एक लम्हे के लिए। मे सिट इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग्स, और वो सूरज की जो रोशनी है उस वजह से उसके जो पर हैं वो सुनहरी हो जाते हैं और उसकी रोशनी में वो उस पहाड़ी पर नीचे उतरकर बैठ जाता है। एंड व्हेन सनसेट में ब्रीथ, और जब गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है तो सूरज सांस लेता है। फ्रॉम द लिट सी बीनीथ, नीचे समुंदर में, यानी सूरज सारे दिन का काम करने के बाद जब थक कर समुंदर में नीचे उतर कर सांस लेता है यानी गुरूब हो जाता है। इट्स आर्डर्स ऑफ रेस्ट एंड ऑफ लव, तो इसकी जो गर्मी और तपश होती है वो भी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और आराम करती है। एंड द क्रिम्सन पाल ऑफ ईव मे फॉल, क्रिम्सन का मतलब है रेड और पाल का मतलब है चादर। ईव यानी इवनिंग, तो शाम के वक़्त जब सूरज
गुरूब होता है तो हर चीज़ पर सुर्ख रंग की चादर तन जाती है, हर चीज़ सुर्ख हो जाती है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हेवन अबव, ऊपर आसमानों से एक सुर्ख रंग की चादर गिरती है जो कि पूरी की पूरी ज़मीन को अपने घेरे में ले लेती है। विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट, फिर बादल कहता है कि मैं भी अपने परों को फोल्ड करके आराम करता हूँ। ऑन माइन एरी नेस्ट, अपने उस घोंसले में जो कि मैंने हवा में बनाया हुआ है। एज स्टिल एज आ ब्रूडिंग डव, फिर मैं एक ऐसी फाख्ता की तरह बिल्कुल खामोश होकर रेस्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल भी रोरिंग नहीं करता, बिल्कुल उस फाख्ता की तरह जो कि अपने अंडों से बच्चे निकाल रही हो। दैट ओप्ड मेडन, वो गोल मटोल सी लड़की विद वाइट फायर लेडन, जो कि सफ़ेद आग से भरी होती है। होम मोर्टल्स, जिसे इंसान, मोर्टल का मतलब है फ़ानी यानी फ़ना हो जाने वाले, ख़त्म हो जाने वाले यानी इंसान। कॉल द मून, उसे चाँद कहते हैं। यानी वो एक गोल मटोल सी लड़की जो कि आग से भरी हुई है, उस आग की रंगत सफ़ेद है, उसे हमेशा फ़ना हो जाने वाले लोग चाँद के नाम से पुकारते हैं। ग्लाइड्स ग्लिमरिंग ओवर माई फ्लीस लाइक फ्लोर, और वो जो चाँद है वो क्या करता है, वो मेरे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलता है और चमकता हुआ मेरे ऊनी फर्श पर चलता है। यानी बादलों की जो सतह है वो ऊनी है, ऊन की तरह की है, वूल की तरह की है। उसके ऊपर चाँद जो है वो चमकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। बाय द मिडनाइट ब्रीज स्ट्यून, और फिर आधी रात के वक़्त बहुत ही तेज़ हवा चलती है और ये हवा हर जगह बिखर जाती है। एंड वेन एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट, और जैसे ही उसके ना दिखाई देने वाले कदमों की चाप सुनाई देती है। विच ओनली द एंजल्स हियर, और उसके ना दिखाई देने वाले कदमों की आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ फरिश्ते ही सुन सकते हैं। यानी चाँद की गर्दिश को और हवा को आम इंसान महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों और चाँद और हवा के दरमियान मैं आ जाता हूँ, इसलिए सिर्फ ऊपर वाली मखलूक यानी फरिश्ते ही इन चीज़ों को देख सकते हैं। मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट्स थिन रूफ, ये जो मेरे टेंट की एक पतली सी छत है उसके धागों में सुराख कर देती हैं। यानी जब हवा चलती है तो बादल फट जाते हैं, उसमें शगाफ हो जाता है। यानी मेरे जो टेंट है, मेरा जो खैमा है, इसकी बारीक सी कमज़ोर सी छत के दरमियान उसके धागों को इधर उधर करके उसमें सुराख कर देती हैं। द स्टार्स पीप बिहाइंड हर एंड पीप, और जब बादलों में सुराख हो जाता है तो फिर सितारे उसमें से झांक कर ज़मीन की तरफ देखते हैं। एंड आई लाफ टू सी देम वर्ल एंड फ्ली, और फिर मैं उन सितारों को घूमते हुए और भागते हुए देखता हूँ। लाइक अ स्वार्म ऑफ गोल्डन बीज, ये सुनहरी मक्खियों की तरह, ये सुनहरी मक्खियों के झुंड की तरह दिखाई देते हैं। व्हेन आई वाइडन द रेंट इन माई विंड बिल्ट टेंट, जब मैं हवाओं के ज़ोर पर अपने टेंट में, अपने खैमे में सुराख महसूस करता हूँ और देखता हूँ कि यह सुराख बढ़ता चला जा रहा है। टिल काम द रिवर्स, तो फिर क्या होता है, जितने भी खामोश दरिया हैं, लेक्स झीलें हैं, एंड सीज़, और जो दरिया हैं, लाइक स्टिप्स ऑफ स्काई फॉलन थ्रू मी ऑन हाई, मेरे अंदर से होकर उनमें आसमान एक पट्टी की शक्ल में दिखाई देता है। यानी जब बादल छट जाते हैं, बादलों में सुराख बड़े हो जाते हैं, बादल इधर उधर हो जाते हैं, तो आसमान का जो अक्स है वो हर पानी वाली चीज़, ख्वाह वो समुंदर हो, दरिया हो या झीलें हों, उनमें आसमान का अक्स दिखाई देता है। और यूँ महसूस होता है कि आसमान गिरकर इन झीलों और समुंदरों में आ गया हो। और ईच पेव्ड विद द मून एंड दीज, और चाँद समेत ये तमाम आसमान ज़मीन पर आ जाता है। आई बाइंड द सन्स थ्रोन, मैं सूरज का जो तख्त है उसे बांध देता हूँ। विद अ बर्निंग जोन, एक जलते हुए इलाके को। एंड द मून्स, और चाँद को। विद आ गर्डल ऑफ पर्ल, एक
मोतियों की लड़ी के साथ, यानी मैं सूरज और चाँद को मोतियों की लड़ी के साथ बांध देता हूँ। यानी इसका मतलब है जब बादल चाँद या सूरज के सामने आते हैं तो सूरज और चाँद बिल्कुल छुप जाते हैं और इनके इर्द गिर्द हल्के हल्के रोशनी के धब्बे दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर जब रात का वक्त होता है तो चाँद बादलों के पीछे छुप जाता है और इसके इर्द गिर्द जो सितारे होते हैं वो हीरे और जवाहरात की एक पट्टी की तरह दिखाई देते हैं। द वोल्केनोस आर डिम, और जो वोल्केनोस हैं, जो लावा है, वो भी मध्यम हो जाता है। यानी जब बारिश बरसती है तो लावा भी ख़त्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। एंड द स्टार्स रील एंड स्विम, और जो सितारे हैं वो घूमते हैं और यूँ महसूस होता है जैसा कि आसमान पर तैर रहे हों। व्हेन द वर्ल्ड विंड्स, जब घूमने वाली हवाएं, माई बैनर अनफर्ल्ड, मेरे झंडे को खोल देती हैं। यानी जब चलने वाली हवाएं, जब तेज़ गोल गोल हवाएं चलती हैं, जब वो बादलों को बिखेर देती हैं, उसके झंडे को खोल देती हैं। फ्रॉम केप टू केप, तो समुंदर में मौजूद खुश्की के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, विद अ ब्रिज लाइक शेप, एक ब्रिज की यानी एक पुल की सी शक्ल बन जाती है। ओवर आ टोरेंट सी, यानी तेज़ो तुंद समुंदर के ऊपर। तो तेज़ो तुंद समुंदर के ऊपर एक पुल की तरह की शक्ल बन जाती है। यानी जब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के जो सिरे हैं उनके ऊपर बादल छा जाते हैं तो वो बादल उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। यानी यूँ महसूस होता है जैसा कि ये दोनों बरआज़म मिले हों, क्योंकि इनको मिलाने के लिए बादल अहम रोल अदा करते हैं। सन बीम प्रूफ आई हैंग लाइक आ रूफ, और जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, उनके ऊपर भी मैं एक छत की तरह आ जाता हूँ। यानी मैं एक छत की तरह सूरज की रोशनी को रोक देता हूँ। द माउंटेन्स इट्स कॉलम बी, और जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर मैं सतूनों की मानिंद हो जाता हूँ। यानी मैं ज़मीन और आसमान को मिला देता हूँ। दूर से अगर देखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि बादलों की वजह से ज़मीन और आसमान मिले हुए हैं। यानी मैं ज़मीन से लेकर आसमान तक लंबे लंबे सतून बना देता हूँ। द टेम्पल आर्च थ्रू विच आई मार्च, और फिर मैं अपनी फातिहाना किस्म की महराब बनाता हूँ जिसके ज़रिए मैं चलता हूँ। यानी मैं आर्च एक महराब सी बना देता हूँ, यानी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाता हूँ और डिज़ाइन बनाता हुआ आगे चलता जाता हूँ। विद हरिकेन फायर एंड स्नो, मैं तूफ़ान लेकर आता हूँ, आग बरसाता हूँ और बर्फ़ भी बरसाता हूँ। यानी इसका मतलब है कि मैं अपने तूफ़ान के ज़रिए बाज़ औक़ात तो तबाही लाता हूँ और बाज़ औक़ात ठंडक लेकर आता हूँ। When the powers of the air are chained to my chair, जब हवाओं की ताकत भी मेरी कुर्सी से बांध दी जाती हैं, यानी जब हवाएं भी मेरे ताबे हो जाती हैं, इज़ द मिलियन कलर्ड बॉ, तो फिर ये एक ऐसा यानी कमान सी बन जाती है जिसमें मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में रंग शामिल हो जाते हैं। यानी तमाम ताकतें फिर मेरे हाथ में आ जाती हैं। द स्फीयर फायर अबव इट्स सॉफ्ट कलर वोव, और फिर ये आग एक दायरे की शक्ल में मुख्तलिफ़ रंग तरतीब देती है। यानी जब हवा, आसमानी बिजली और बादल मिल जाते हैं तो मुख्तलिफ़ रंगों का टेक्सचर बनता है। वाइल द मॉइस्ट अर्थ, और फिर ये नमी वाली जो ज़मीन है वॉज लाफिंग बिलो, ये नीचे हंस रही होती है। ज़मीन इस बात पर खुश होती है कि अब बादल बरसेगा और ज़मीन पर हरियाली हो जाएगी। इसका ये भी मतलब है कि ज़मीन इसलिए खुश होती है कि ज़मीन के लोगों को आसमान पर एक रंगीन नज़ारा दिखाई दे रहा होता है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, इसके बाद बादल कहता है कि मैं ज़मीन और पानी की बेटी हूँ। एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, और मेरी परवरिश आसमान पर हुई है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड श्योर्स, मैं समुंदरों और इसके किनारों के सराखों में से गुज़रता हूँ, यानी इन्हीं का पानी एवेपोरेट होकर मुझे तश्कील देता है। आई चेंज, मैं तब्दील तो हो सकता हूँ, बट आई कैन नॉट डाई, लेकिन मैं मर नहीं सकता। यानी मैं तब्दील इस तरह से होता हूँ कि कभी मैं पानी की शक्ल में होता हूँ, कभी मैं बादलों की शक्ल में होता हूँ, कभी बर्फ़ या कभी पानी की शक्ल में होता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। फॉर आफ्टर द रेन व्हेन विद नेवर आ स्टेन,
यानी बारिश के बाद जब आसमान पर कोई स्टेन नहीं रह जाता, कोई दाग धब्बा नहीं रह जाता, द पेविलियन ऑफ हेवन इज़ बेयर। तो फिर जो आसमान का गुंबद है, आसमान का हट है, आसमान का जो घरौंदा है, घर है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वाज़े हो जाता है। एंड द विंड्स एंड सनबीम्स विद देयर कॉन्वेक्स ग्लीम्स। तो फिर तमाम हवाएं और सूरज की जो किरणें होती हैं वो उभर जाती हैं, उनकी जो किरणें हैं वो उभर जाती हैं। बिल्ड अप द ब्लू डूम ऑफ एयर। तो फिर वो हवा में, आसमान पर एक नीले रंग का गुंबद तामीर करती हैं। यानी यूँ महसूस होता है जैसा कि आसमान एक नीले रंग का गुंबद हो जिस पर कोई दाग नहीं है। यानी आसमान का साफ दिखाई देना भी बादलों पर ही डिपेंड करता है। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सेनोटेफ। मैं अपने आखिरी श्राइन पर, अपने आखिरी कॉफिन पर, अपनी कब्र पर, अपनी ज़ियारत गाह पर ख़ुद ही हंसता हूँ कि अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। एंड आउट ऑफ द कैवर्न्स ऑफ रेन। और बारिश के गारों से बाहर आ चुका हूँ। लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वॉर्म। जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के रहम से बाहर आ जाता है। लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टॉम। या किसी कब्र में से कोई भूत बाहर आ जाता है। आई अराइज एंड अनबिल्ड इट अगेन। फिर मैं उठता हूँ और दोबारा से ख़त्म हो जाता हूँ। यानी मैं ख़त्म नहीं होता, अपनी शक्ल बदल लेता हूँ। कभी मैं समुद्रों में पानी की शक्ल में होता हूँ, कभी एवेपोरेट होकर आसमान पर बादलों की शक्ल में होता हूँ, कभी बारिश की शक्ल में नीचे आता हूँ, कभी ओलों की शक्ल में, हेलिंग की शक्ल में आता हूँ। मैं शक्लें तो तब्दील करता हूँ लेकिन मैं ख़त्म नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, मज़ाहिर फ़ितरत हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। इस पोइम को डिटेल में समझने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में एनाप्लास्टिक मीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन के सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजम्मेंट यूज़ की गई है। पॉइंट कहता है आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेट। मैं पत्तों पर साया करता हूँ जब वो क्या होता है, जब वो कहाँ पड़े होते हैं, वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है इन देयर नून डे ड्रीम्स, अपने रोज़मर्रा के ख्वाबों में। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अदा करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो बादल को पर्सोनीफाई करता है, यानी बादल को इंसानों की खसूसियत अता करता है। वो कहता है कि मैं ताज़ा पानी की बौछारें लेकर आता हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 3 और 4 में वो पत्तों को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है कि पत्ते ख्वाब देख रहे होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 16 में वो तूफ़ान को यानी ब्लास्ट को पर्सोनीफाई करता हुए कहता है कि मैं उसके बाजुओं में सो जाता हूँ, यानी वो तूफ़ानों को पर्सोनीफाई करता है। उसके बाद लाइन नंबर 31 में वो मेटियोर यानी शहाब साकब को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है कि उसकी आंखें भी होती हैं। और लाइन नंबर 72 में वो ज़मीन को पर्सोनीफाई करता है। वो कहता है कि ज़मीन जो है वो हंस रही होती है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 10 से लेकर 12 तक एंड से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद लाइन नंबर 14 और 15 भी एंड से स्टार्ट हो रही हैं। लाइन नंबर 25 और 26 ओवर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जिनमें कोई साउंड या आवाज़ का जिक्र हो। जैसा कि लाइन नंबर 12 में थंडर, लाइन नंबर 49 में बीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो ज़मीन के लिए मदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और लाइन नंबर 8 में वो रिवॉल्विंग के लिए यानी गर्दिश के लिए डांस का वर्ड यूज़ करता है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में वो पिलो वाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ज़मीन पर बर्फ़बारी की तय है। उसके बाद लाइन नंबर
19 में वो कैवर्न यानी गार का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है निचले बादल जो कि स्याह रंग के होते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 44 में वो अपने आप को एक ब्रूडिंग डव के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद लाइन नंबर 47 में वो अपनी सतह को फ्लीस लाइक कह रहा है, यानी ऊनी सतह के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 52 से लेकर 54 तक अगर हम देखें तो वो रात के वक़्त चमकते हुए सितारों को सुनहरी मक्खियों के झुरमुट के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 82 से लेकर 84 तक अगर हम देखें तो वो अपने छुप जाने को एक बच्चे के अपनी माँ के रहम से बाहर आने से कंपेयर करता है, और कभी वो अपने आप को एक कब्र से निकले हुए गोस्ट के साथ कंपेयर करता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है द यूज़ ऑफ सेम राइम्ड वर्ड इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ राइम्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में शेड लेड, लाइन नंबर 7 में रेस्ट ब्रेस्ट, लाइन नंबर 15 में नाइट वाइट, लाइन नंबर 16 में आर्म्स ब्लास्ट, लाइन नंबर 17 में टावर्स पावर्स, लाइन नंबर 21 में ओशन मोशन, लाइन नंबर 19 में अंडर थंडर, लाइन नंबर 25 में रील्स हिल्स, लाइन नंबर 26 में लेक्स प्लेन्स, लाइन नंबर 45 में मेडन लेडन, लाइन नंबर 49 में बीट फीट, लाइन नंबर 51 में वूफ वूफ। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को या किसी शख्स को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट ऑफ बॉडी या किसी ऑर्गन का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 49 में वो फीट का जिक्र करता है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 43 में विद विंग्स फोल्डेड आई रेस्ट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। इसके अलावा जक्स्टापोजिशन भी इस पोएम में हमें मिलती है। जैसा कि लाइन नंबर 82 में वो कहता है कि मैं तब्दील तो हो सकता हूँ लेकिन कभी मर नहीं सकता। दो मुख्तलिफ हालतों का यानी एक दूसरे के अपोजिट हालतों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फ्रेश फ्लावर्स, लाइन नंबर 2 में सीज स्ट्रीम्स, लाइन नंबर 3 में लाइट लीव्स, लाइन नंबर 5 में विंग्स वेकन, लाइन नंबर 7 में रॉक रेस्ट, लाइन नंबर 13 में सिफ्ट स्नो, लाइन नंबर 14 में ग्रेट ग्रोन, लाइन नंबर 17 में सबलाइम स्काई, लाइन नंबर 31 में सैंग्विन सनराइज, लाइन नंबर 46 में मोर्टल्स मून, लाइन नंबर 47 में ग्लाइड्स ग्लिमरिंग, लाइन नंबर 47 में अगेन फ्लीस फ्लोर, लाइन नंबर 59 में बाइंड बर्निंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ब्रिंग थर्स्टिंग, इन दोनों वर्ड्स में ING यूज़ हुए हैं जो कि कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में सीज स्ट्रीम्स, लाइन नंबर 3 में शेड लेड, लाइन नंबर 5 में शेकन वेक, नंबर 7 में रेस्ट ब्रेस्ट, लाइन नंबर 14 में ग्रेट अगास्ट, लाइन नंबर 17 में टावर्स पावर्स, लाइन नंबर 19 में अंडर थंडर, लाइन नंबर 25 में रील्स हिल्स, लाइन नंबर 31 में सैंग्विन सनराइज, लाइन नंबर 51 में वूफ रूफ, लाइन नंबर 59 में बाइंड सन थ्रोन बर्निंग जोन। इन तमाम वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ब्रिंग थर्स्टिंग, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन शावर्स फ्लावर्स, लाइन नंबर 2 में सीज स्ट्रीम्स, लाइन नंबर 5 में शेकन वेक, लाइन नंबर 7 में वैन रेस्ट, लाइन नंबर 9 में फ्लेल हेल, लाइन नंबर 13 में स्नो बिलो, लाइन नंबर 17 में टावर्स पावर्स, लाइन नंबर 19 में अंडर थंडर, लाइन नंबर 25 में रील्स हिल्स, लाइन नंबर 31 में विद हील्स, लाइन नंबर 33 में बैक रैक, लाइन नंबर 51 में वूफ रूफ, लाइन नंबर 59 में विद बर्निंग, लाइन नंबर 61 में डिम स्विम। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि फ्रेश शावर्स, थर्स्टिंग फ्लावर्स, सीज स्ट्रीम्स, लाइट शेड लीव्स, विंग्स ड्यूज, स्वीट बर्ड्स, मदर्स ब्रेस्ट, सन फ्लेल, लैशिंग हेल, ग्रीन प्लेन्स, रेन थंडर, स्नो माउंटेन्स, ग्रेट पाइन्स, पिलो वाइट, आर्म्स टावर्स,
sky bowers, lightning, pilot, cavern, ocean, purple sea, reels, crags, hills, lakes, plains, heaven, sanguine, sunrise, meteor eyes। उसके बाद है burning plumes, sailing deck, eagle, golden wings, nest, brooding dove, white fire, mortals, moon, angels, tents, thin roof, swarm of golden bees, sun's throne, girdle of pearl, कन्वेक्स ग्लीन्स। इसके अलावा पोएट ने हाइपरबोली का ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हाइपरबोली का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन का सहारा लेना। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोएट ने ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी ऑफ नेचर एक परमानेंट चीज़ है। ये अपनी शेप्स तो चेंज कर सकती है, अपनी शक्ल तो चेंज कर सकती है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी फना नहीं हो सकती। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। इसके अलावा पीबी शैली की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर पीबी शैली की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा ये लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है। उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।